अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो चैप्टर नंबर 5 है जो आप लोगों का आर सेलुलर लाइफ, इसकी मैं कंप्लीट आप लोगों को ऑन शॉट में कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगी जो एमटीकेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको पता है कि आपका 60% जो एमटीकेट है वो तो आपका बायोलॉजी पढ़ी होता है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को देखा जाता है। तो आज कम्प्लीटली मैं आप लोगों को आर सेलुलर लाइफ कंप्लीट बताने वाली हूँ। इसके बाद आप लोगों को ये बुक जो सिंटैक्स बुक बोर्ड है इसको भी पढ़ने की आपको नीड ना पड़े, क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को करवा दूंगी। और मेरा आप लोगों से यही है कि जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट हमेशा के लिए परमानेंटली बनाती रहूं। जिस भी ईयर्स में लोग आए वो दुआएं देकर ही जाएं। तो लेट्स गेट बच्चों स्टार्टेड। तो आने वाले हैं बच्चों आर सेलुलर लाइफ को। बच्चों ये पूरा जो चैप्टर मुबनी है ये मुबनी है वायरस के ऊपर। वायरस की स्टडी करेंगे बच्चा, हम किसकी स्टडी करेंगे? वायरस की। अब बच्चों जो वायरस वर्ड है ये स्पाइनी एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। जो वायरोइंस है उससे बच्चों ये लिया गया है। और वायरोइंस का मतलब है बच्चों पॉइजनेस प्लस बच्चों टॉक्सिक। ये इसके पूरे वर्ड की बच्चों मीनिंग है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से भी आपका एमसीक्यूज बनकर एमटीकेट में आ सकता है। तो बच्चों ये थी वायरस की कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों वायरस आर लिविंग एंटिटीज है। ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कह रही बच्चों? इस वजह से नहीं कह रही क्योंकि वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन पर आता है। वायरस लिविंग भी है, वायरस नॉन लिविंग भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो इस वजह से वायरस को डिस्कवरी करने की साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी बॉर्डर लाइन पर आ रहा था। लिविंग कैरेक्टर्स भी थे वायरस के अंदर और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी थे। इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि वायरस आर टाइनी लिविंग एंटिटीज रखता है बच्चों, एंटिटीज। और बच्चों याद रखिएगा कि इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और सम टाइम बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन्स भी आ सकते हैं। और उसके बाद बच्चों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों इसके अंदर डीएनए प्लस आरएनए ये बच्चों खुद का होता है। बच्चों आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी खासियत है इनके पास कौन सी? रेप्लिकेशन करने की, रिप्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी खासियत इसके पास है। किसके पास है बच्चों? वायरस के पास है। ये रेप्लिकेट कर सकता है बच्चों। अब मैं वायरस के कुछ लिविंग कैरेक्टर्स लिखूंगी और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर जो कि एमटीकेट के लिए आपको हलवा होना चाहिए। अब लिविंग कैरेक्टर्स वायरस के बच्चों क्या है? लिविंग। और बच्चों मैं यहाँ पर लिखूंगी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। मैं आपके सामने इस वजह से नहीं बता रही क्योंकि कुछ बच्चों को समझ ऐसे नहीं आता। बच्चों लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर। फर्स्ट लिविंग कैरेक्टर है दे हैव ओन जीनम, इनके पास अपना जीनम होता है, यानी कि इनके पास डीएनए प्लस आरएनए इनका लिविंग कैरेक्टर होता है। इसके बाद बच्चों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लिविंग कैरेक्टर है दे हैव रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी कैटेगरी इनके पास आती है। तो उसके बाद बच्चों दे हैव ऑन म्यूटेशन, बच्चों ये म्यूटेशन कर सकते हैं, बहुत बड़ी खासियत आ गई है। और उसके बाद इसकी लिविंग बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ये भी है जो कि आपने एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत याद रखनी है। जैसे कि लिविंग के अंदर इन्फेक्शन काज होते हैं तो इनके अंदर भी बच्चों क्या होते हैं? इन्फेक्शन काज होते हैं बच्चों। और इसे दे है, और बच्चों लिविंग कैरेक्टर्स के अंदर ये है कि इसे इफेक्ट करती है यूवी रेडिएशन, जो कि एमसीक्यूज में आता है। दे हैव इफेक्ट ऑन यूवी रेस, इन्हें यूवी रेस बच्चों क्या करती हैं? इफेक्ट करती है। अब मैं कुछ वायरस के यहाँ पर नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी लिखूंगी। नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि ये नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर का बच्चों क्या मतलब है कि इनके अंदर कोई सेल प्रेजेंट
नहीं होता। और बच्चों दे हैव क्रिस्टलाइन, हम इसको क्रिस्टलाइन की फॉर्म में एक ब्रेक कर सकते हैं। बच्चों आपको पता है नमक हो गया और शुगर हो गया, इसके क्रिस्टल्स होते हैं जिसके कोने निकले होते हैं, वो भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। अगर एमजीके के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर बच्चों एबिलिटी होती है। जैसे NaCl हो गया, नमक की बात करें, सॉल्ट की बात करें बच्चों, ये जैसे क्यूब है एंड दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब एंड दैट वन एंड दैट सेकंड एंड दैट सेकंड बच्चों ऐसे, और बच्चों ऐसे बच्चों पता नहीं क्यूबिक लाइक ऐसे बना होता है। तो बच्चों इस तरीके से जो NaCl है उसके बच्चों यहाँ पर कोने कोने निकले होते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से। तो हम इसे फॉर्मेशंस ऑफ क्रिस्टल भी कर सकते हैं। और बच्चों इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट अब मैं जो बताने वाली हूँ क्रिस्टलाइन बच्चों, ये दे कैन नॉट बी एक्सपायर, ये एक्सपायर सांस ले सकते हैं नाइदर, क्या ये ब्रीदिंग कर सकते हैं, नाइदर मैम, क्या बच्चों ये एक्सक्रिएशन कर सकते हैं, कुछ खाएंगे तो एक्सक्रिएट करेंगे, नॉट बच्चों, ये इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर है जो कि एमडी गेट के लिए आप लोगों को याद होने चाहिए। अब मैं डस्टर ढूंढ रही हूँ, इस वजह से मैं इधर उधर देख रही हूँ, डस्टर कौन सा ले लें हम। तो बच्चों मैं इधर यहाँ से इसको मिटाने वाली हूँ एंड दैट आई कैन रिमूव इट। बच्चों आई होप आपने कॉपी कर लिया हो, क्योंकि मैं जितनी भी पॉइंट्स बताई थी ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं आप लोगों को। अब बच्चों मैं कुछ और आपको बताने वाली हूँ बच्चों, जो आपकी बुक में जिस साइंटिस्ट का बार बार नाम लिया गया है वो है चार्ल्स चैम्बरलैंड। बच्चों जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है वो साइंटिस्ट इस दुनिया में जब आए, मतलब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 1884 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों इन्होंने किया क्या, इसने वायरस की फर्स्ट एग्जिस्टेंस जिस साइंटिस्ट ने बताई है ना कि वायरस है ये, वो चार्ल्स चैम्बरलैंड है। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने बच्चों यूज किया एक प्रोसलीन फिल्टर। बच्चों उसने क्या किया, दिस इज अ प्लांट और प्लांट है बच्चों, कुछ साइंटिस्टों ने बताया जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसका नाम है मेयर साइंटिस्ट। 1838 में ये आए मेयर साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि ये तो बैक्टीरिया है, उसको ने लगा बैक्टीरिया, लेकिन चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया, अच्छा चलो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने बोला चलो ठीक है ये एक बैक्टीरिया है, हमने मान लिया। तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया को प्रोसलीन फिल्टर से पास करवाया, ये एक प्रोसलीन फिल्टर है। अब जो प्रोसलीन फिल्टर था ये, तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया जो है वो तो यहाँ पे ब्रेक हो गए होंगे, रब हो गए होंगे, तो इस वजह से उसने प्लांट्स के अंदर ये जो हेल्दी प्लांट है, हेल्दी जो प्लांट्स थे, ये हेल्दी प्लांट्स आप समझ लें, हेल्दी प्लांट के ऊपर ही उसको रब किया प्रोसलीन फिल्टर से पास और लगाया। उसने प्लांट्स के ऊपर लगाया, उसने देखा कि हर एक जैसी सेम डिजीज काज हो रही है यहाँ पर, सेम कोई फर्क नहीं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वहाँ पर ग्रोथ आउट करता है और बाहर उसका टॉक्सिन इफेक्ट कम, जैसे आप बैक्टीरिया को इधर उधर लगाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा टॉक्सिन इफेक्ट, लेकिन इसका जितने ये प्लांट में लगा रहा था टॉक्सिक इफेक्ट वही था जो कि पहले वाले जिसके अंदर था, यानी कि हेल्दी प्लांट के अंदर कोई कम ना ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बच्चों इसने ये बोला कि कोई ना कोई जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन पास कर रहा है, यानी कि टॉक्सिन, ये हमारे पास क्या है, वायरस। काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट आए बच्चों, हेनरी बेजरन ने ये बताया था, लेकिन बुक में ज़्यादातर जो क्रेडिट है वो चार्ल्स चैम्बरलैंड को दे दिया गया है। इस वजह से जो बुक में लिखा हुआ है एंड देन यू आर फॉलो, आप लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा। इस वजह से ये फर्स्ट एग्जिस्टेंस आपको बताई थी प्रोसलीन फिल्टर से, जिस साइंटिस्ट का नाम है बच्चों चार्ल्स चैम्बरलैंड। उसके बाद बच्चों क्रेडिट आया एवानोस्काई। अब जो एवानोस्काई साइंटिस्ट है ये 1892 में, डेट्स को आपने हलवा कर लेना है। बच्चों इसने क्या किया, ये क्या करेगा बच्चों, इसने बताया कि वायरस आर रेप्लिकेट, वायरस के अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, वायरस रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्यों, उनके अंदर डीएनए प्लस आरएनए इनके पास है, ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। यानी कि डिस्कवरी जो है वायरस की अगर देखा जाए तो एवानोस्काई ने की है।
और चार्ल्स चैम्बरलेन को भी क्रेडिट मिलना चाहिए बेजरिंग को भी, क्योंकि पुरानी बुक्स में क्रेडिट दिया गया था बेजरिंग को, सही इसे भी क्रेडिट देना चाहिए। डिस्कवरी वायरस फर्स्ट सक्सेस बच्चों चार्ल्स चैम्बरलेन ने प्रोसेस फिल्टर। एवानोस्काई ने बच्चों एक फिल्ट्रेबल यूज़ किया था, फिल्ट्रेबल। और बच्चों इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टेनले। ये बच्चों एमटीकेज में भी एमसीक्यूज आया है। 1935 में बच्चों इसने फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कौन से साइंटिस्ट ने करवाई थी? दिस इज स्टेनले। इसमें सॉलिड क्रिस्टलाइंस भी इसे कहते हैं। बच्चों आई एम रिमूव इट, जितने भी साइंटिस्ट थे जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके एमटीकेज के लिए, आपको सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। अब बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब साइंटिस्टों का ख़त्म हो गया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्या। बच्चों नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियोफेज को डिस्कस कर लेते हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द जीनम, जो जीनम है कि वायरस की किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ द जीनम। मैं आपको अभी ये बताने वाली हूँ। तो चलें, वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द जीनम। तो चलें, टीच दो आर सेइंग फॉर यू। तो बच्चों ये मैं हेडिंग डाल लेती हूँ। चले 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 हो गया। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इस सबसे पहले जो साइंटिस्ट था डेविड बाल्टीमोर, डेविड बाल्टीमोर 1971 में बच्चों इसने एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवर्स किया कि यहाँ पर एक तो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, किस तरीके से डबल स्ट्रैंड आरएनए है, किस तरीके से पॉजिटिव सिंगल आरएनए है, नेगेटिव सिंगल आरएनए है, किस तरीके से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये सारा। अब डेविड जो बाल्टीमोर है इसने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसने बच्चों क्या किया कि इसने 7 कॉलम्स बनाए और 7 कॉलम्स में बच्चों इसने बैक्टीरिया को इस तरीके से रखा। आप बुक में भी देख सकते हैं, इसने 7 कॉलम्स में रखा। उसके बाद बच्चों डेविड का 2018 और 2019 में थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर दी गई, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। बच्चों जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसके अंदर बच्चों गौर से देखिएगा बच्चों, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस याद रखें बच्चों, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन प्रेजेंट इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखें बैक्टीरिया को नीड होती है होस्ट की। अगर होस्ट नहीं है तो बैक्टीरिया नॉन फंक्शनल, नॉन सेलुलर तो पहले से ही है, फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इस वजह से जैसे ही ये वायरस आया, बैक्टीरिया आया, यहाँ पर देखें ये बैक्टीरिया आया, यहाँ पर मैं बैक्टीरिया बना देती हूँ, दिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आया बच्चों यहाँ पर। अब जैसे ये जीनम के अंदर आएगा तो ये अपना एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। तो इसने मैसेंजर आरएनए बच्चों बना लिया। अब जैसे ये मैसेंजर आरएनए बना लेगा, मतलब कि इसका यही काम है डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस का कि ये जीनम के अंदर जाए, वायरस जीनम के अंदर इंटर हो और वहां से मैसेंजर आरएनए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए। और बच्चों ये इफेक्ट नोट प्लांट, ये नोट प्लांट, ये प्लांट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये जो ह्यूमन से उसके अंदर ये कैंसर काज करेगा। इसकी बच्चों एग्जाम्पल है हर्ब्स। सही है माय स्टूडेंट? क्लियर है बच्चा? उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस हो गया। अब बच्चों डिस्कस करने वाले हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। अब बच्चों इसने फिर से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसे जाना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बुक में से भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसे क्लियर नहीं होता, वो बुक नहीं खोलते बाद में। बच्चों ये प्रिपेयर टू एमआरएनए, यानी कि सेल न्यूक्लियस के अंदर जो अपना होस्ट लेकर आएगा। बच्चों ये डबल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस ये सबसे पहले अपने आप को डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस में कन्वर्ट करेगा।
फिर ये क्या करेगा, फिर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर वायरस अपने होस्ट को लेकर जाएगा, फिर वहां से बच्चों फिर से क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। अब जैसे ही बच्चों वो मैसेंजर आरएनए बना लेगा तो अब उसकी जो न्यू प्रोजेनी बनेगी ना, न्यू प्रोजेनी, वो बच्चों सिंगल वाली ही बनेगी, लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए उसे डबल होना पड़ेगा। इसकी बच्चों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रो वायरस। बच्चों जो प्रो वायरस है ना, ये हर जगह पूछा जाता है, ये हर जगह पूछा जाता है। इसका डायमीटर याद रखें 20 नैनोमीटर तक होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद बच्चों आएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब ये बच्चों सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस में कन्वर्ट होगा। सिंगल स्ट्रैंड, देखिए इनका रूल कितना डिफरेंट है, आरएनए वायरस में कन्वर्ट होगा। ये चीज बच्चा आपने याद रखनी है। आई एम टेलिंग फॉर यू बच्चा, आई एम टेलिंग फॉर यू कि सबसे पहले उसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये चीज बच्चा आपने याद रखनी है क्योंकि मैं बता रही हूँ। उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस है, इसके अंदर आएगा होस्ट, फिर वो बच्चों क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और यानी कि वहां पर ये प्रोसेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं फिर से। जब डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाए जिस प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन, तो मैसेंजर आरएनए क्या बनाए, प्रोटीन्स बनाए, उसे हम ट्रांसलेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। उसके बाद उनकी एक प्रोजेनी बन जाएगी। इसकी एग्जाम्पल बच्चों आप ले सकते हैं रेनो वायरस। आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सामने बता रही, बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपका एक ही काम है, लाइक सब्सक्राइब कर दें। फ्री की नॉलेज है, मैं आपको दे रही हूँ, आपको बस लाइक सब्सक्राइब काम है करना। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। बच्चों इसमें क्या होगा, अब बच्चों इसका जो आरएनए है वो एज अ वर्क करेगा मैसेंजर आरएनए, यानी कि इसको न्यूक्लियस के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसका आरएनए ही मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करेगा, और यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेगा बच्चों, और प्लस में बच्चों ये ट्रांसलेशन भी कर लेगा, और इसकी न्यू प्रोजेनी भी बन जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इनका आरएनए ही वर्क करेगा डीएनए में। इसकी एग्जाम्पल बच्चों आप ले सकते हैं कोरोना वायरस और डेंगी, ये एग्जाम्पल सारी याद रखनी है, बता रही हूँ बच्चों। हेपाटाइटिस सी, ETC एक्सेट्रा, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों ये। और उसके बाद बच्चों डिस्कस करने वाले नेगेटिव सेंस नेगेटिव सेंस सिंगल, सॉरी बच्चा यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिखना था, ये नेगेटिव सेंस का वर्क। अब हम पॉजिटिव पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सही है बच्चों? इसका जो है ना वो आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम नहीं करता, इसे दोबारा से बच्चों न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ता है, होस्ट को वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है, मैसेंजर आरएनए से उसे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, ट्रांसलेशन के बाद वो प्रोटीन्स को बनाता है, उसकी प्रोटीन। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं बच्चों पैरामेक्सो वायरस, और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं रेब्डो वायरस। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? अब बच्चों हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चों ऑन शोर में आपको कोई भी बच्चों चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। हियर टीचर्स बोलते हैं आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं होती। अब डिस्कस करने वाले हैं बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या, आसान प्रोसेस है बच्चों। जब आपका आरएनए कन्वर्ट हो जाए डीएनए में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेहतर है? चलो
इसके अंदर बच्चों आ जाता है इसकी टाइप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जो कि डीएनए का इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जो कि आरएनए का इंटरमीडिएट होगा। बच्चों इसमें होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है, ये कहानी में ट्विस्ट देखता है, आप ये बोलेंगे बच्चों, ऐसा आप कहाँ बोलेंगे? बच्चों इसमें प्रोसेस होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों आरएनए जो है ना, वो सबसे पहले डीएनए को बनाता है इस प्रोसेस में, क्योंकि इसे डीएनए बनाना होता है। इस वजह से ऐसे आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, इस वजह से दे मेक डीएनए, ये सबसे पहले डीएनए बनाएगा। डीएनए बनाने के बाद ये करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है? डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद जैसे ही बच्चों इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये बच्चों करेगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करने के बाद इसकी एक न्यू प्रोजेनी बन जाएगी। क्लियर है? दिस इज अ प्रोसेस। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं HIV, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये बच्चों 2 सिंगल जिसमें आरएनए के स्ट्रैंड्स हो, ये चीज़ आपने याद रखना। देखिए बच्चा, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ रही। उसके बाद डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। बच्चों अब ये क्या करेगा? ये भी डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले आरएनए में। उसके बाद बच्चों इसे आरएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मिमिक और कॉपीज आरएनए बनाएगा। आरएनए ही बच्चों इसकी क्या बनाएगा? मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। इस वजह से इसे करनी पड़ेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी। और बच्चों इसकी प्रोसेस जैसे सिमिलर ही होंगे, और इससे उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और बच्चों आरएनए बन गया ना, फिर आरएनए बनाएगा इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने का आरएनए काम करेगा, क्योंकि आरएनए को इसे बनाना पड़ेगा, वरना इसकी मल्टीपल कॉपीज कौन बनाएगा? इसे डीएनए को बनाना पड़ेगा। आगे वर्क परफॉर्म कौन करेगा? दोनों एक के लिए, एक चीज इसके पास है, एक चीज इसके पास है, दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है बच्चा। तो आरएनए मल्टीपल कॉपीज बना ली इसने। अब बच्चों आरएनए यहाँ से प्रोटीन्स को क्या कर देगा? सिंथेसाइज कर देगा, और ये इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज का ट्रांसलेशन। आई होप बच्चा आपको क्लियर हुआ हो, आई होप रियली आपको क्लियर हुआ हो। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे क्या डिस्कस करें। चले टॉपिक को देख लेते हैं, आगे आपको क्या पढ़ाना है मैंने। जल्दी 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 जल्दी, बहुत टाइम हो गया है अभी। बच्चों आप ये तो पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन होगा प्रोटियोफेज। अब बच्चों प्रोटियोफेज क्या होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। जूफेजेस आपको पता है एनिमल्स के अंदर वायरस होगा। उसके बाद बच्चों एक और है बैक्टीरियोफेजेस, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये चीज़ आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मोर देन बच्चों यहाँ पर 200 जीन्स टाइप्स होते हैं, जो कि फाइटोफेजेस में। उसके बच्चों ये रोड शेप होती है। अब रोड शेप पूछा जाता है एमटीकेट में, एक तो रोड शेप और हेलिकल शेप, ये कौन होते हैं? तो बच्चों ये प्लांट के अंदर है, जैसे कि आप लोगों के पास से तंबाकू मोज़ेक वायरस हो गया। बच्चों ये सारे डिस्कवरी तंबाकू मोज़ेक वायरस में साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद बच्चों जूफेजेस। बच्चों इसके बाद जो मटेरियल होता है ना जीन का, वो प्लांट के पास क्या होता है? आरएनए, सिर्फ आरएनए बताया गया है। और जूफेजेस जो कि एनिमल से, जैसे कि हम एनिमल की फेज में आते हैं, तो हमारे अंदर डीएनए और आरएनए जीन दोनों ही बच्चों क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों ये स्पेरिकल इन शेप, हमारा डीएनए क्या होता है? स्पेरिकल, और हमारा डीएनए हेलिकल होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर स्पेरिकल शेप पाई जाती है। जैसे स्पेरिकल शेप, सॉरी बच्चों ये वायरसेस की बात हो रही है, रीनो वायरस एंड कोविड-19। बैक्टीरियोफेज में बच्चों आपको पता है सिर्फ डीएनए पाया जाएगा। उसके बाद इस एग्जाम्पल टी फेजेस और वाई फेजेस हो जाएंगी। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि वायरस किस तरीके से सर्वाइव करता है होस्ट सेल में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस कैसे सर्वाइव करता है होस्ट सेल में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वायरस सर्वाइव
ऑन द होस्ट सेल। वायरस कैसे सर्वाइव कर बच्चों, इम्यून सिस्टम के होते हुए भी वायरस कैसे सर्वाइव कर रहा है? इम्यून सिस्टम में तो हमारे WBCs होते हैं, पावर ऑफ द सेल होते हैं। फिर वायरस कैसे, फिर बच्चों वायरस कैसे अटैक कर ले? इम्यून सिस्टम बच्चों वायरस बहुत चालाक है, शातिर है। वो सबसे पहले डिग्रेडिंग ही करेगा, डिग्रेडिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल को डिग्रेड करेगा, डिग्रेडिंग द होस्ट सेल। ये वायरस डिग्रेड करेगा होस्ट के बच्चों जीनम को, होस्ट का जो जीनम होता है ना, जीनम, उसको इफेक्ट करेगा। बच्चों वायरस बहुत शातिर है। जैसे कि हमारा यहाँ पर डीएनए साइंथिसिस हो रही होगी ना, डीएनए साइंथिसिस, तो वायरस क्या करेगा, इम्यून सिस्टम के अंदर जाकर, बहुत चालाक वायरस है। इम्यून डीएनए जो साइंथिसिस होगा वहां पर एक अपना एंजाइम फेंकेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडो न्यूक्लियोलेस। ये एमडी गेट में आ सकता है कि कौन सा एंजाइम यूज करता है ब्लॉक करना, जब वो होस्ट जो जीनम है उसे डिग्रेड करता है, कौन से एंजाइम से? तो एंडो न्यूक्लियोलेस है। एंडो न्यूक्लियोलेस स्टॉप कर देगा डीएनए की जो साइंथिसिस है ना बच्चा, उसे ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जब ये स्टॉप कर देगा तो वायरस कंट्रोल हासिल कर लेगा। कंट्रोल किसके ऊपर हासिल करेगा? जो कि रेप्लिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, उसके ऊपर। और वायरस अपने हाथ में ले लेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी ले लेगा अपने हाथ में, और प्लस में बच्चों ट्रांसलेशन भी ले लेगा। ये आपको पता है दोनों प्रोसेस कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों ये था डिग्रेडिंग द होस्ट जीनम। उसके बाद बच्चों वायरस जो है ना वो डिग्रेड करता है, डिग्रेडिंग द इंटरफेरोन रेस्पॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। सबसे पहले वायरस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम। वायरस इसे ही क्या करता है, आके ब्लॉक करेगा। कैसे बच्चों? वायरस जो है वो ब्लॉक करेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बच्चों प्रोटीन से, वायरस उसे ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। वायरस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही ब्लॉक करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा? तो बच्चों को अपनी मिमिक कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, मिमिक कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। और ऐसे ही बच्चों अपनी पसंद के वो प्रोटीन्स बनाता जाएगा, अपनी जो उसे हो सका ना उससे उस वक्त ये वायरस कर देगा। और वायरस बच्चों जो इंटरफेरोन का रेस्पॉन्स होता है वायरस उसे भी ब्लॉक कर देगा। वायरस ब्लॉक द इंटरफेरोन रेस्पॉन्स। बच्चों ये जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बताया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोटीन्स है जिसको वायरस ब्लॉक करेगा, तो बच्चों वायरस ने मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दिया वायरस ने। तो यहाँ पर वायरस अपनी पसंद के क्या बनाएगा, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना शुरू हो जाएगा। बच्चों ये जो सिस्टम है ना आप लोगों का, ये रेस्पॉन्स देता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को जो रेस्पॉन्स देने वाला सिस्टम है वो ये है, वो वायरस इसे ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा और अपनी पसंद के प्रोटीन्स को कॉपियां करना। और जैसे हमारे व्हाइट ब्लड्स को इम्यूनिटी को लगेगा कि हमने अपना काम कर लिया है, लेकिन ये तो वायरस कर रहा है। अब इंटरफेरोन रेस्पॉन्स को भी वायरस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर बच्चों इसको ब्लॉक कर दिया ना तो काम नहीं हो सकेगा, तो इससे वायरस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और अपनी इनर इम्यूनिटी, बच्चों जो इनर इम्यूनिटी होती है ना, जो कि कुदरती इम्यूनिटी होती है, वायरस उसे क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। और ब्लॉक करने के बाद बच्चों याद रखिएगा वायरस इसे ही ब्लॉक कर रहा है, इनर इम्यूनिटी को, जो कि कुदरती चीज हमें मिली है। तो अपनी पसंद के वो क्या बनाने लग जाएगा, प्रोटीन्स बनाने लग जाएगा और इसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर। बच्चों जो हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर है, जो कि हमारे टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल, व्हाइट ब्लड सेल। बच्चों वायरस बहुत शातिर है, वायरस आगे टी हेल्पर सेल को बच्चों क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ताकि रेस्पॉन्स ना जा सके, हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर को रेस्पॉन्स ही ना जा सके। अब बच्चों हम बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे ना, तब आप इसकी चालाकी देखना। उसके बाद बच्चों बी सेल को कैसे रेस्पॉन्स करेंगे, वायरस इसे भी बी सेल को क्या कर देगा,
ब्लॉक कर देगा, वायरस पुश आते रहे बच्चों। अब जब आप बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे ना किस तरीके वायरस बैक्टीरिया को भी खा जाता है, लेकिन हम एंटीबायोटिक से उसे क्या कर लेते हैं, और जो एंटीबायोटिक से आप उसे उसी वक्त बीमारी को रोक लेते हैं, लेकिन वायरस इतनी जल्दी नहीं रोक सकता। अब आप देखेंगे वायरस 20 है, और यहाँ पर जो पोलीफिरेशन जो है वायरस इसे भी ब्लॉक कर देगा, और जो डिफरेंशिएशन है वायरस इसे भी ब्लॉक कर देगा। और जो ये टी हेल्पर सेल को कैसे ब्लॉक करेगा, व्हाइट ब्लड सेल को कैसे, तो बच्चों आप याद रखिएगा ये जो जीन्स है ना वायरस इसे ब्लॉक करेगा, और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हो रही है ना यहाँ पर इसे ब्लॉक करेगा। उसके बाद बच्चों ये हिस्टोकॉम्पिटिटिव फैक्टर को रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, ये रहेगा। और पोलिफरेशन बच्चों सेल डिवाइड ही नहीं हो सकेगा, सेल डिवाइड को करना रोक देंगे बच्चों, ये दोनों प्रोसेसेस नहीं होंगे। उसके बाद बच्चों एक और प्रोसेस है वायरस अल्टर द जीन, वायरस अपनी जीन को कैसे बदल लेते हैं बच्चों। अगर एक वैक्सीन ने काफी वायरसेस को मार दिया तो दूसरा वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बच्चों बनाएगा, देखें क्योंकि वायरसेस तो मर गए तो वायरस अपने जीन को ही तब्दील करेगा। बड़ी खासियत है कि वो अपने जीन को तब्दील करेगा ताकि दोबारा जब वैक्सीन लगे तो उससे कोई फर्क ना पड़े। देखो वीडियो चल रही है बच्चों, बहुत बड़ी हो गई होगी, 31 मिनट की हो गई है। चले बच्चों जल्दी एंड करेंगे, अभी कौन से पढ़ाकर एंड करूँगी शायद 1 आवर या 2 आवर्स की हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। अब बच्चों जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया ईटिंग यानी कि ग्रुप ऑफ वायरसेस से होता है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, ईट कर लेता है। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। और यहाँ पर फेजेस होती हैं, एक वायरस की होती है टी फेज और दूसरी बच्चों है याद रखिएगा लैम्डा फेज। वैसे लैम्डा फिजिक्स में भी किसको बोलते हैं, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्लियर है माय स्टूडेंट, बैक्टीरिया को ईटिंग करने वाला। अब बच्चों ये वायरस का हेड, दिस इज अ हेक्सागोनल, वायरस का जो हेड होगा वो हेक्सागोनल की तरह होगा, ऐसे ये ऐसे वायरस। अब बच्चों जो ये वायरस का क्या है, हेड है। अब बच्चों जो वायरस का हेड होगा ना याद रखिएगा वो इन्वेलप्ड होगा, और बच्चों उसके बाद इसका जो वायरस का हेड होगा इसके अंदर इसका जीनम भी होगा, और इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें होगी। लेकिन आप ये वायरस का बच्चों हेड है, और वायरस का जो हेड होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन का मतलब है वायरस का हेड पॉलीहाइड्रल होता है, क्लियर है माय स्टूडेंट। अब वायरस के ऊपर बच्चों एक प्रोटीन्स की क्या पाया जाता है, कोट पाया जाता है। वायरस के ऊपर एक प्रोटीन कोट पाया जाता है, और उस प्रोटीन कोट को बच्चों आप कहते हैं कैप्सिड, क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और वायरस के अंदर बच्चों कुछ इस तरीके के यूनिट्स पाए जाते हैं, यूनिट्स जो कैप्सिड को बनाते हैं वो कैप्सोमर्स होते हैं, कैप्सोमर्स। ये जो आपको यूनिट्स दिख रहे हैं ये इन्होंने सारा कैप्सिड का कोट बनाया है, ये सारा बच्चों क्या है, कैप्सोमर है। और कैप्सोमर कंबाइन होकर किसको बना रहे हैं, कैप्सिड को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं बच्चा, कैप्सिड को। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। अब जो आपका कोर होगा ना, कोर, अब कोर के अंदर आपका जीनम होगा, इसका बैक्टीरिया का जीनम होगा। और बच्चों कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव आप लेयर भी कह सकते हैं, दिस इज अ कैप्सिड। और बच्चों कोर और कैप्सिड दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो बच्चों आप कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, ये एमडीकेट में आता है, न्यूक्लियो कैप्सिड। जब बच्चों कोर का और कैप्सिड का कॉम्बिनेशन को आप न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ये पूरा हेड की कॉम्बिनेशन को आप न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह रहे थे, ये ज्यादातर आपको कोई नहीं बताएगा, हाँ, बट ये एमडीकेट में आ जाता है। तो ये बच्चों इसकी हेड वाला रीजन है जो कि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद बच्चों यहाँ से वायरस की टेल शुरू हो जाएगी, टेल। तो बच्चों यहाँ पर टेल बना लेती हूँ मैं, यहाँ से इसको मिटाना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करी 1 2 3 4 5 एंड 6
तो बच्चों यहाँ पर एक वायरस की पाई जाती है कॉलर। अब बच्चों कॉलर का क्या काम होता है? बच्चों ये पूरा जो रीजन है बच्चे सिर्फ इस वाले रीजन को, बच्चों नहीं, ये जो वायरस है ना, ये वायरस की बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टेल होती है। ये पूरी क्या होती है? टेल होती है। क्लियर है? और यहाँ कॉलर है जो कि हेड और टेल के रीजन को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। वो कौन बच्चों करती है? कॉलर करती है। कॉलर। अब बच्चों जो टेल है, टेल के अंदर आपकी कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल चीजें पाई जाती हैं। आउटर जो होती है टेल वाला रीजन वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और इनर जो टेल वाला रीजन होता है बच्चों ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक शीट पाई जाती है। और बच्चों ये जो शीट होती है ना, इसका बहुत अच्छा काम है, ये फ्लेक्सिबल होती है कि ये वायरस को जो बैक्टीरियोफेज से फ्लेक्स होने में मदद देती है। उसके बाद बच्चों ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव से प्रोटेक्टिव करती है वायरस को। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये होलो टिब्यूल्स आप लोगों को दिख रही है, इसकी बनी होती है। ये वायरस को इस तरीके से बच्चों अटैच करती है। उसके बच्चों यहाँ पर एक जो रिस्ट्रेक्टियल पिंस भी पाई जाती हैं। यहाँ पर पिंस जो कि वायरस को रिकॉग्नाइज करने का भी हेल्प देती है। और बच्चों टेल फाइबर, वैसे इन सारों का काम है, टेल फाइबर्स भी यहाँ पर वायरस में पाए जाते हैं, लेकिन अब जगह नहीं है। अब बच्चों जो टेल फाइबर है ये अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। अटैचमेंट टू द, इसको बच्चों अटैचमेंट में मदद देंगे, होस्ट सेल की अटैचमेंट में मदद देंगे। सही है, ये टेल फाइबर्स का क्या है? काम है। अब बच्चों यहाँ पर वायरस की जगह नहीं है, एक बेस प्लेट पाई जाती है। अब जो बेस प्लेट है वहाँ पर एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को आप कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बच्चों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को ब्रेक करने का क्या करता है? काम करता है। ये पूरी वायरस की स्ट्रक्चर है। बच्चों यहाँ पर जो जीनम होता है वायरस का वो होता है डीएनए। ये चीज आपने याद रखनी है। आउट ऑफ द जीनम इज कॉल्ड डीएनए। तो बच्चों ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। और बच्चों यहाँ पर जो कैप्सोमर्स है, बच्चों जो कैप्सोमर्स है उसकी पूरी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को आप कहेंगे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को आप कहते हैं, ये अब पूछा जाता है इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल कहते हैं, जिसकी 18 साइड्स होती हैं। ये चीज आप अपने बच्चों याद रखनी है। और याद रखना एमडी ग्रेड में आता है हर्ब्स के अंदर कितने पाए जाते हैं कैप्सोमर्स। तो बच्चों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं बच्चे, कुछ बोलते हैं भाई हमें पता ही नहीं है। मैम हम क्या बताएंगे ना। और बच्चों एक होते हैं एडिनो वायरसेस के, एडिनो वायरस के कैप्सोमर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछे जाते हैं पोलियो वायरस के कैप्सोमर्स। तो बच्चों याद रखिएगा एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं, और हर्ब्स के अंदर 162 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं, और पोलियो के अंदर 32 कैप्सोमर बच्चों क्या करते हैं? पाए जाते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपने क्या करनी है? याद रखनी है। और यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। बहुत देर हो गई होगी तो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी एमडी गेट के लिए। जितने भी एमसीक्यूज थे यहाँ पर बनने थे जो कि थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने सारी बुक से भी आपको बाहर की चीज़ें भी बताई हैं जो कि केपी के और पंजाब की बोर्ड के रिलेटेड, क्योंकि मैंने सारों से स्टडी किया है और आपको वहाँ से पढ़ा रही हूँ कि एमडी गेट कहाँ से भी टच हो सकता है। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। अब साइकिल्स ऑफ बैक्टीरिया पे जो भी है वो दो तरह की बच्चों पाई जाती हैं। एक होती है लाइटिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। बच्चों जो लाइटिक साइकिल होती है, लाइटिक बच्चों मुझे बच्चों जो लाइटिक साइकिल होती है वहाँ पर डेथ ओकर होनी होती है, बैक्टीरिया को मरना होता है। और लाइसोजेनिक साइकिल में डेथ नॉट ओकर बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइटिक साइकिल है वहाँ पर बैक्टीरिया को मरना होता है। बच्चों इस साइकिल को हम एक और नाम देते हैं जो एमडीगेट में आता है, मास्टर एंड स्लाइव साइकिल। बच्चों मास्टर क्या होता है? हमारा वायरस होगा जो कि मारेगा हमारे बैक्टीरिया को,
और बेचारा जो स्लाइव्स होता है वो बेचारा बैक्टीरिया होता है। कितना सोच समझ के नाम रखे गए हैं और ये इसकी साइकिल है बच्चों। और दूसरे को हम कहते हैं गेस्ट एंड होस्ट साइकिल, ये कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल को। गेस्ट बेचारा थोड़ी देर के लिए रह गया हमारा बैक्टीरिया, और वायरस है वो होस्ट है, वो इस गेस्ट को क्या करेगा, एंट्री देगा, फिर मारेगा भी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो यहाँ पर भी लाइसोजेनिक फिर से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चा हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज अ प्रोसेस, कि अब इनका प्रोसेस कैसे होगा लाइटिक साइकिल का। बच्चों ये सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगी अटैचमेंट। ये मैं आपको बता रही हूँ लाइटिक साइकिल के बारे में। अटैचमेंट बच्चों ये आपका यहाँ पर बैक्टीरिया होगा, सही। अब यहाँ पर आकर वायरस आया ना, वायरस आ गया, आया वायरस आया। बच्चों ये वायरस आया, जहाँ पर बैक्टीरिया के रिसेप्टर्स होंगे वायरस बच्चों वहाँ पर ही आकर अटैच होगा। अब वायरस आकर अटैच हो गया है। सेकेंड प्रोसेस में जो वायरस करेगा वो जीनम की पेनिट्रेशन करेगा। पेनिट्रेशन कैसे करेगा बच्चों, ये आया वायरस, दिस इज अ वायरस, ये वायरस आया, सही। वायरस आकर यहाँ पर बैठ गया। अब वायरस क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था बेस प्लेट जो होती है, बेस प्लेट, वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, वो फेंकेगा और इसकी सेल वॉल को थोड़ा सा, जो इसका डीएनए होगा उसकी सेल वॉल को थोड़ा सा ये क्या करेगा, इसे ब्रेक करेगा। उसके बाद बच्चों ये एक और प्रोसेस करेगा, जिस प्रोसेस का नाम है बायोसिंथेसिस, और करेगा रेप्लिकेशन। अब बच्चों बायोसिंथेसिस रेप्लिकेशन, अब बच्चों ब्रेक हो गया तो डीएनए एक साइड पे हो जाएगा, डीएनए समझ लें आप इसे, और यहाँ पर जो इसकी टेल है वो एक जगह पे हो जाएगी वायरस की, और इस तरीके से क्योंकि ब्रेक हो रहा है, और ये हेक्सागोनल टेल, ये भी हेक्सागोनल टेल, ये समझ लें टेल है। बच्चों जहाँ पर वायरस की न्यू प्रोजेनी यानी कि स्मॉल पार्ट्स मिलकर एक न्यू पार्ट को जनरेट करेंगे, एमसीक्यूज भी आता है, तो उस प्रोसेस को आप असेंबली कहेंगे। अब उसके बाद बायोसाइंथिसिस और रेप्लिकेशन, ये अब रेप्लिकेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद बच्चों जहाँ पर वायरस के टुकड़े मिले, स्मॉल पार्ट्स बनकर न्यू पार्ट बने, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायरस बन जाएंगे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर जगह कम है बच्चों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाएंगे, वायरसेस बन जाएंगे, स्मॉल पार्ट मिलकर। यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसे हम असेंबली कहेंगे कि वायरस की, या म्यूटेशन भी कह सकते हैं, सही। वायरस दोबारा से स्मॉल पार्ट एक नए वायरस बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों वायरस अब कहेगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। अब यहाँ से बच्चों 100 से 200 वायरसेस बन जाएंगे। अब ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है अब दोबारा से हमला करेगा ना, जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरिया यहाँ पर फेंकेगा, जिस प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं कि अब ब्रेक होना होगा इसे, तो लाइसिस हो जाएगी, ब्रेक होकर वायरसेस यहाँ पर मिल जाएंगे और किसी और बैक्टीरिया को जाकर निशाना बनाएंगे। तो बच्चों देखो वीडियो चल रही है, मोबाइल की कैपेबिलिटी कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई। तो बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट साइकिल, जिसका नाम है बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल। अब बच्चों लाइसोजेनिक जो साइकिल होती है वो क्या करेगी बच्चों, जो आपकी लाइसोजेनिक साइकिल होती है उसके अंदर बच्चों सबसे पहले वही होता है अटैचमेंट। सेम प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगी, अटैचमेंट होगी। ये वायरस आएगा, जहाँ पर बैक्टीरिया के रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पर वायरस बैठ जाएगा, अटैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस वही कि जीनम की पेनिट्रेशन होगी, जीनम की पेनिट्रेशन होगी कि वो एंजाइम को वायरस क्या करेगा, यहाँ पर बैठ के वायरस क्या करेगा, एंजाइम को फेंकेगा और थोड़ा सा डीएनए होगा वो उसके थोड़ा उसे क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक प्रोसेस चेंज होगा जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन बच्चों इंटीग्रेशन में आपका जो वायरस का डीएनए है और होस्ट का जो डीएनए है, यानी कि होस्ट डीएनए अटैचमेंट होगी वायरस डीएनए की और होस्ट के डीएनए की, तो इसे हम प्रोफेज भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे प्रोफेज भी कहते हैं। और यहाँ पर वायरस की क्या हो रही है और जो होस्ट का डीएनए है ये आपस में अटैच हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को, ये अलग प्रोसेस होगा जिसमें ये वायरस का डीएनए और जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं, उनकी अटैचमेंट होगी, इंटीग्रेशन। उसके बाद बच्चों क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी। क्या होगी, रेप्लिकेशन।
अब बच्चों इसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी, ये आपस में काफ़ी बार रेप्लिकेट हो जाएंगे, उसके बाद बच्चों ये मरेंगे नहीं। लेकिन अगर इन अनफेवरेबल, यहाँ पर लाइटिक साइकिल आपकी ग्लासोजेनिक साइकिल खत्म हो जाती है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो दोबारा से ये लाइसिस करेंगे, बायोसिंथेसिस करेंगे एंड देन दोबारा से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं HIV डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वुमेन डेफिशिएंसी वायरस। अब बच्चों एक में पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि वायरस किस तरह से एग्जिस्टेंस करता है, टेम्परेचर के होते हुए, लाइट के होते हुए, pH के होते हुए, एयरबोर्न ह्यूमिडिटी के होते हुए वायरस कैसे एग्जिस्ट करता है। कैसे बच्चों, अगर आपका टेम्परेचर जो होगा वो 60 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वहां पर आपकी जो वायरस है, ये मैं आपको बताया नहीं, डी नेचर हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे आपके वायरस। लेकिन डीएनए वायरस फिर भी एग्जिस्टेंस करेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे अगर टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड हो। उसके बाद बच्चों ह्यूमिडिटी के हिसाब से वायरस के ऊपर क्या फर्क, एयरबोर्न ह्यूमिडिटी के हिसाब से। बच्चों जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं ना, जिनके अंदर इन्वेलप, अब बच्चों मैं एक चीज आपको बताऊंगी, यहाँ पर जो इन्वेलप होती हैं वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स की, लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। और यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पर डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सनलाइट लगती है तो ब्रेक होने लग जाता है। तो बच्चों इस वजह से इनकी एज सिर्फ 20 से 30 डेज होगी ऐसी इम्यूनिटी में। अगर बच्चों नॉन इम्यूनर वायरस की बात करें तो उनके ऊपर वो 70 से 90 डेज तक वो क्या रहेंगे, जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के इफेक्ट हमने देख लिए। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट के होते हुए, अब बच्चों कोई ऐसी होती है जो कि वाटर्स में रहते हैं वायरसेस, तो लाइट उनके लिए पॉजिटिव होगी, किन के लिए, प्लैंकटन के लिए, प्लैंकटन के लिए। और लाइट नेगेटिव होगी बच्चों, किसके लिए नेगेटिव होगी, यूवी रेज अगर लगेंगी तो वो उनके लिए नेगेटिव बनेगी लाइट। उसके बाद बच्चों एक है पीएच, अगर 5.5 या 5 पीएच होगी तो 6.5 होगी तो वायरस बेटर रहेंगे वहां पर इतनी पीएच पर। अगर बच्चों 7.2 से 8 हुई या फिर 5.5 से 5 हुई तो वायरस क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे। तो बच्चों ये चीज भी आपको पता होना चाहिए थी। मैंने कुछ भी नहीं बच्चों आपको छोड़ी, जैसे जैसे याद आता जा रही चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं HIV। HIV क्या है, इसकी फुल फॉर्म वुमेन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। बच्चों इसमें क्या होता है, याद रखें, मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों इसका डायमीटर होता है 100 नैनोमीटर तक। बच्चों ये जो वायरस होते हैं ये क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मैंने आपको बताया जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे, तो ये टाइप ही रेट्रोवायरस की है, जो कि इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाएंगे, एक रेट्रो, एक पाया जाएगा इंटीग्रेस, और बच्चों एक पाया जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्टेज करवाएगा। और एक एंजाइम जो होगा उसे आप कहेंगे प्रोटीएस। तो ये 3 एंजाइम आपका वर्क करेंगे HIV में। बच्चों इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल होती है। क्या होती है बच्चा, स्फेरिकल होती है। और ये वायरस क्या होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं HIV। और इन्वेलप जो होती है वो लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों याद रखना है कि यहाँ पर कुछ स्पाइस पाए जाते हैं। बच्चों मैं बैक्टीरिया था ना, उसके ऊपर मैं स्पाइस बताना भूल गई। और बच्चों स्पाइस बच्चों होते हैं ना जो ग्लाइको प्रोटीन से बने होते हैं, ये मैंने आपको बताना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज करती है तो स्पेसिफिक होस्ट सेल को ये ग्लाइको प्रोटीन रिकॉग्नाइज करने, तो यहाँ पर स्पाइस प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइको प्रोटीन्स के बने होते हैं। और बच्चों इनका जो कैप्सिड होता है ना HIV का कैप्सिड, उसकी जो शेप होती है वो ब्यूलेट गोलियों की तरह नहीं, ब्यूलेट्स होती है उनकी तरह होती है। और बच्चों यहाँ पर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड बच्चों क्या पाए जाते हैं HIV में, RNA पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जल्दी जल्दी में आपको लिखवा रही हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये, इसमें 9 जीन्स को बच्चों कोड करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। अब कुछ टीचर आपको कुछ चीजें सही नहीं बताते, जैसे कि बच्चों आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये ह्यूमन डेफिशिएंसी की बना रही हूँ। अब बच्चों यहाँ पर स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स के बने होते हैं स्पाइक्स। ये आप याद रखिए,
रख लीजिएगा बच्चों। इस यहाँ पर GP41 स्पाइक HIV में पाया जाता है और GP120 स्पाइक पाया जाता है बच्चों। इनका फंक्शन आपको कोई नहीं बताएगा। अब 120 जो स्पाइक है ये रिकॉग्नाइज करवाएगा कि स्पेसिफिक, इसका भी काम है स्पेसिफिक होस्ट जीनोम को। मैं थक गई हूँ बच्चों। अब उसके बाद बच्चों जो 41 होगा ये फिजन का काम करवाएगा। ये चीज आपने याद, MCQs में भी आ जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक प्रोटीन्स की कवरिंग भी पाई जाती है जो कि लिपोप्रोटीन से एनवेलप बनी होती है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर जो कैप्सिड की तादाद होती है वो 24 पाई जाती है और जो वायरल प्रोटीन की तादाद होती है वो 17 होती है। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहाँ पर बुलेट लाइक गोलियो लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कैप्सिड की शेप होती है। ये बच्चों HIV की स्ट्रक्चर है, क्लियर है। उसके बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ कि इसका जो फंक्शन होता है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर्स की मदद से। अब स्ट्रक्चर की मदद से मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें प्रोसेस किस तरीके के होता है। अब बच्चों सबसे पहले जो है HIV में जो वायरस है ये सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अटैचमेंट करेगा, वही प्रोसेस होगा जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। अब अटैचमेंट करने के बाद वायरस क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। जो कि HIV ऐसे फैलती है, बाइनरी फिजन करेगा जिसके अंदर बच्चों आपका DNA कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RNA में। ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है। उसके बाद बच्चों थर्ड प्रोसेस में होगी यहाँ पर जो कि HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA कन्वर्ट हो जाएगा DNA में, ये प्रोसेस। उसके बाद बच्चों एक प्रोसेस जो होगा HIV का फोर्थ प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस। इसके अंदर बच्चों इंटीग्रेशन होगी। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जब होस्ट सेल और जब वायरस का जीनोम आपस में मिले, अटैचमेंट और इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बाद बच्चों एक और प्रोसेस होगा जिसे आप रेप्लिकेशन कहते हैं। अब रेप्लिकेशन या बायोसाइंसेस, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है HIV की। उसके बाद ये वायरस इस तरीके से HIV में इस तरीके से ये बीमारी फैलाता है। उसके बाद उसकी असेंबली होती है, वो आपस में मिलते हैं, इनके एक वायरसेस बनते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बर्डिंग। वो जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, बर्ड से निकल जाते हैं इस तरीके से। बर्ड से निकलने के बाद वायरस यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, बच्चा क्या डिस्कस करें, अभी मैम आपने सब तो बता दिया है। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एड्स के अकॉर्डिंग है। बच्चों जो एड्स होती है ना, ये इम्यून एफिशिएंसी आपका क्या होता है, इम्यून डिफिशिएंसी आपका क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये लिख लें, एक्वायर्ड डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यून, बच्चों मेरे पास डेफिशिएंसी जल्दी सिंड्रोम। बच्चों ये इन्फेक्शन जो होता है, ये इन्फेक्शन होता है, एड्स जो होते हैं ये HIV का जो मैंने अभी बताया, इसके इन्फेक्शन की वजह से ये एड्स होते हैं। अब बच्चों एड्स की जो बीमारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। ये डायरेक्टली हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट के अंदर जो बी हेल्पर सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल जो कि वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वायरस है। बच्चों यहाँ पर ये जो रिकॉग्नाइज करते हैं ना, रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल, फिर ये जो पैथोजीन है उसको किल करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज भेजते हैं, तो वायरस आकर इसे ही ब्लॉक कर देगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर एक और होगा जो कि किलिंग सेल होगा। अब किलिंग सेल जो होगा उसे थोड़ा सा इल्म हो रहा होगा कि कुछ तो पैथोजीन यहाँ पर है, मुझे एंटीबायोटिक रिलीज करनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा अपना सेंस यूज करकर ये तो रेस्पॉन्स नहीं देगा हेल्पर सेल, लेकिन ये फिर भी अपने जो एंटीबायोटिक्स है उसे रिलीज करेगा। और एंटीबायोटिक्स को बच्चों ये रिलीज करेगा और कुछ वायरसेस को जाकर ये एड्स में किल कर देगा। अब वायरस बच्चों इसको किल कर दिया, इसको किल कर दिया, लेकिन बच्चों वायरस कुछ न्यू सी शेप बना लेते हैं जिसके जो एंटीबायोटिक्स से ऐसी शेप के होते नहीं है, तो फिर वायरस वहां से कुछ निकल जाते हैं और हमें क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन काज करते हैं हमारे ऊपर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों ये इसकी बच्चों स्टेज होती है, 3 स्टेज होती हैं एड्स की।
एक बच्चों होती है क्रोनिक स्टेज, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, और एक एक्यूट स्टेज फर्स्ट होती है। अब बच्चों जो क्रोनिक स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, एक इसका ग्राफ भी है। फर्स्ट स्टेज में 2 वीक्स या 7 मंथ के बाद ये वायरस जाहिर हो जाता है, और लेटिक स्टेज और क्रोनिक स्टेज बच्चों 5 से 10 साल के बाद जाहिर होता है कि ये वायरस है। आपको वैसे अगर 6 वीक्स के बाद और जो 6 मंथ्स के बाद आपको कुछ सिम्टम्स होंगे, आपको फीवर हो जाएगा, आपको जो ये लिम्फोसाइट्स आपके गले सूजने लग जाएंगे, तो पहले अगर आपने तब इलाज कराया तो आप कुछ बच सकते हैं। और ईयर्स के लिए बस इसका कोई बेहतरीन इलाज हमारे पास नहीं है। इसके लिए एंटीवायरल थेरेपीज होती हैं जो कि आपको करवानी रहेगी, वो डिस्कवरी वो आपको करवानी पड़ेगी। वो जो लास्ट स्टेज होती है एड्स, इसमें आप लोग बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ये भी नोट्स भी, उसके बाद जो बीमारी एक हेल्दी पर्सन को नहीं हो सकती, वो एड्स के पेशेंट को बच्चों वो बीमारी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि बुखार हो जाता है, ये लिम्फोसाइट फूलना शुरू हो जाते हैं, और सॉरी ये जो नोट्स है, सॉरी लिम्फोसाइट नहीं, नोट्स फूलना, डायरिया, टीबी, सारी बीमारियाँ एक साथ ही हो जाती हैं। लंग्स भी खत्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सब खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों आखिरकार चीज़ें ही खत्म हो गई तो मरना है ना। बच्चों ये ज़्यादातर आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, तो ये ज़्यादातर उसकी वजह से भी होते हैं। बहुत ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें यही होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ज़्यादा होता है। और उसके बाद बच्चों अगर एक को बीमारी है एड्स, अगर उसका किसी ने ब्लड ट्रांसफ़र कर लिया तो उसको भी एड्स हो जाएंगे। अगर मदर को एड्स है तो अगर बच्चे ने उसका दूध पी लिया तो उसे भी एड्स हो जाएंगे। और उसके बाद बच्चों किसी ने सिरिंज है वो यूज़ कर ली, उसे भी एड्स, यानी कि HIV हो जाएगी, तो एड्स HIV का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद अगर किसी को एक नीडल लगाई है, दूसरी को पर्सन को भी वो नीडल लगा दिए, तो उससे भी वो बीमारी फैल जाएगी। और इसके बच्चों यही है कि आप एंटीवायरल थेरेपीज करवाते रहें। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वायरोइड्स एंड पेरियंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑन दैट। और बच्चों यहाँ बीमारियाँ हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। अब बच्चों वायरोइड्स और पेरियंस पढ़ाना मुझे चाहिए। अब बच्चों वायरोइड्स क्या आते हैं, वायरोइड्स ये MCQs भी आता है। बच्चों ये सिमालर होते हैं, सिमालर होते हैं, नॉन सिमालर होते हैं, और नॉन्स बच्चों होते हैं। सिमालर जिसे नॉन्स कहते हैं हम लोग। बच्चों आपको पता है कि ये एक वायरस है, दिस इज द वायरस, समझ लें ये एक वायरस है, ये वायरस है। अब बच्चों वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA, और यहाँ पर एक कैप्सिड चढ़ी होती है ना, कैप्सिड प्रोटीन्स की लेयर। लेकिन बच्चों जो वायरोइड्स है वो नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ी होती, पर ये सर्कुलर मैनर में होता है। और ये इनके अंदर जो वायरोइड्स, इनको जीन्स को कोड करने की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसको 1971 में साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। डेनियर्स था साइंटिस्ट, आप बुक में देख लीजिएगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बच्चों 1971 में अब जो ये हमारे पास कैप्सिड है, इसके अंदर बच्चों पाए जाते हैं, इसकी लेंथ भी पाई जाती है जो कि 120 से 475 के दरमियान में जो न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बुक के अंदर आपके 220 न्यूक्लियोटाइड्स दिए गए हैं। बच्चों ये जो डिजीज़ है ये भी बहुत ख़राब है। मैं तो कहती हूँ कि ये डिजीज़ किसी को हो ही ना, इसके भी बहुत ज़्यादा बच्चों खतरे होते हैं जो कि हमारी वायरोइड्स होते हैं। अब आपकी बुक में भी इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस भी लिखे हुए हैं। बच्चों ये इसका सर्कुलर DNA, इसकी न्यूक्लियोटाइड्स भी इसके अंदर लेंथ के पाए जाते हैं। बच्चों एज अ फंक्शन इसके यही फंक्शंस हैं आपकी बुक के अंदर। उसके बाद बच्चों पेरियंस पाए जाते हैं, पेरियंस। अब जो पेरियंस को डिस्कवर किया बच्चों, आप डेट याद कर लेनी है, 1997 में इसे डिस्कवर किया। उसके बाद बच्चों पेरियंस जो होते हैं ये इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्टेड प्रोटीन्स, फोल्डेड और इन्फेक्टेड प्रोटीन। बच्चों ये इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होते हैं। जैसे बच्चों ये जो है ना, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये आम से प्रोटीन्स होते हैं। ये न्यूरो जनरेटिव डिजीज ये बीमारी काज करते हैं, जो कि जो पेरियंस होते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव। ये हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर आपको पेरियंस दिखेंगे। अब अगर बच्चों ये सादे पेरियंस है, PS या P है, सही, ये सादे अगर पेरियंस है तो ये इफेक्ट नहीं करेंगे ये न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ये आम से प्रोटीन्स है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है कि ब्रेन की डिजीज को काज करेंगे।
और अगर बच्चों ये हो गया है तो ये जो दूसरा जो इन्फेक्टेड है आप लोगों के पास, इन्फेक्टेड है ये रेप्लिकेट अपने जैसे दूसरे तो, लेकिन बच्चों ये जो जिसको कुछ भी नहीं है ना, जिसको बच्चों कहते हैं कुछ भी नहीं है, उस पर भी, इसके ऊपर भी ये आकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उसको भी इन्फेक्टेड इनफोल्डिंग प्रोटीन बना लेंगे। यानी कि रेप्लिकेट नहीं कर सकते लेकिन दूसरों को आकर ये बना सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा काम है, अच्छा नहीं बुरा ही काम है। तो बच्चों ये अगर ये ज्यादा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ज्यादा इन्फेक्ट कर दी है उसने इनफोल्डिंग, तो उस फेज को हम एपोटोसिस कहते हैं, एपोटोसिस। बच्चों ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ये बहुत खतरनाक है। बच्चों ये ज्यादातर आपको स्क्रैपिया जो शिप्स है उसके अंदर ये डिजीज आपको बहुत मिलेगी, ये वायरस के अंदर भी ज्यादा होता है। ये चीज आपने बच्चों क्या करनी है, याद रखनी है। और बच्चों ये मैड काउ, जो मैड काउज होती हैं, जो काउज में भी ये डिजीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसे हम पेरियोन्स कहते हैं। बच्चों अगर आपने वुमेन्स ने अगर उनका मीट खा लिया, अगर जिस गाय को ये पेरियोन्स है, तो ये बीमारी उसमें भी शामिल हो जाएगी, उसको भी हो जाएगी। अगर किसी ने उसका दूध पी लिया, मिल्क पी लिया, तो ये बीमारी बच्चों उसको भी हो जाएगी। फिर वो बचेगा ही नहीं, और बच्चों ये कुरू डिजीज ये भी इसके अंदर होती है, FI डिजीज ये भी इसके अंदर होती है, CGD जैकब ये वाली जो डिजीज है ये भी बच्चों इसके अंदर होती है। मिल्क पी लो, गोश्त खा लो, या फिर उसके पास चले जाओ, उसे हैंड वेंस लगाओ, तो उसमें भी ये हो सकती है, पर गोश्त से ज्यादातर ये डिजीज फैलती है। इसका कोई इलाज नहीं, फिर उसको कोई। और बच्चों ये जो वायरस है, ये अगर सीड जो मशीन्स जो है, ये जिसको ये वायरस हुए हैं, ये मशीन जाकर दूसरे प्लांट में अगर ये फेंक देंगे, ये ज़्यादातर बच्चों प्लांट्स को होती है, सिवा लोनेस प्लांट्स को होती है। अगर ये मशीन के जरिए से जो हेल्दी है उसके ऊपर भी अगर ये गिर जाए, यानी कि मशीनरी के जरिए भी ये ट्रांसफर होते हैं। और बच्चों ये जो फ्लाइज होती हैं उनके जरिए भी बच्चों ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। वेरोवाइट्स भी बच्चों बहुत बुरे डिसीज है अगर देखा जाए तो। बच्चों ये थी हमारी ऑन शॉट, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना।